निधि एक बहुत ही रोतड़ू सी लड़की थी। अरे नहीं नहीं, उसका रोना असली नहीं था, बल्कि एक मगरमच्छ के आंसू वाला रोना था। क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही करती। जहाँ कहीं भी उसकी बात नहीं मानी जाती, वहाँ निधि अपने मगरमच्छ के आंसू दिखा देती, ताकि हर कोई उसकी बात मान ले। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद निधि रसोई में खाना बनाने जा रही होती है। तभी निधि की माँ अनीता आती है और वो निधि से कहती है, बेटा आज मौसम भी अच्छा हो रहा है और मुझे आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, तो तू एक काम कर, मेरे लिए आलू के पराठे बना दे, एकदम गर्मा गर्म। आलू के पराठे खाऊंगी तो बड़ा मजा आएगा। वैसे भी तेरे हाथों के आलू पराठे तो कितने बढ़िया होते हैं, तुझे भी पता है। अब जा जल्दी से मेरे लिए आलू के पराठे बना दे। माँ, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे खाना बनाने में मौत आ रही है और आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं आलू के पराठे बनाऊं। माँ, इतना तो जुल्म मत कीजिए। मैं आपकी अपनी सगी बेटी हूँ और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे कहीं सड़क से उठाकर लाई हो। मैं नहीं बनाने वाली आलू के पराठे। आपको खाने हैं तो खुद बना लो और मेरे लिए भी बना देना अगर बना रही हो तो। तुझे शर्म नहीं आई क्या अपनी माँ को ही काम देते हुए? अरे मैं तो तेरी सगी माँ हूँ। इस उम्र में आने के बाद बच्चे अपनी माँ से कोई काम नहीं करवाते हैं, बल्कि सारा काम खुद ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी माँ जल्दी थक जाएगी। और एक तू है जो मुझसे ही फरमाइश करी जा रही है। बस यही देखना बाकी बचा था। एक तो मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, आप जो बोलती हो मैं वही करती हूँ। आपकी कभी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आप तो मुझे ही सुना रही हो। माँ, मुझे नहीं पता था कि आप भी ऐसे कहेंगी। मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जो कहोगी मैं वो बना दूंगी। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। कल को मैं ससुराल चली जाऊंगी तो भी आपको रोना नहीं आएगा। मेरा तो एक घर भी नहीं है। कोई बात नहीं, बना दूंगी। मैं आपके लिए आलू के पराठे, भले ही मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे चक्कर आ जाए या फिर मैं जल जाऊं। फिर से तुम मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गई। मेरी माँ तुझे बस काम के लिए बोला है, कोई पाप नहीं कर दिया है मैंने। मेरे से तो कोई गलती ही हो गई होगी जो मैंने तुझे काम बोल दिया। मैं खुद बना लूंगी, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बंद कर ले अब। अनीता अपनी बेटी से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए बस ज्यादा कुछ नहीं बोलती। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी बेटी की शादी राहुल नाम के लड़के से करवा देती है। शादी के बाद भी वो ससुराल को अच्छे से संभाल तो लेती है, लेकिन ससुराल में उसको सभी पसंद भी करते थे। मगर वक्त के साथ साथ ससुराल में भी हर किसी को निधि की आदत हो जाती है कि वो मगरमच्छ के आंसू रोने वाली बहू है, और सब भी उसको अच्छे से जान चुके थे। ऐसे एक दिन निधि अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास सुमन से कहती है, माँ जी, मेरे पास एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं है। मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिला दो ना। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी सहेली की शादी में भी जाना है। बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तूने एक नई साड़ी ली थी और यही बोला था कि तुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, तो वो वाली साड़ी कहाँ गई? वो तुझे दिखाई नहीं दे रही है क्या? या फिर तुझे हमारे घर में कुछ ज्यादा ही पैसे दिख गए हैं? अगर तुझे हमारे घर में पैसे दिख गए हैं ना, तो तू गलतफहमी में जी रही है। हमारे घर में कोई पैसे नहीं है और ना ही तेरे मायके से कोई खजाना आया है जो मैंने छुपा के रखा है। माँ जी, मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलने वाली हैं। अब क्या मैं नई साड़ी भी नहीं ले सकती? यही मैं अगर अपने मायके में होती ना, तो मेरी माँ कभी भी मेरी कोई बात मना नहीं करती। लेकिन यहाँ मेरी तो बात तक नहीं मानी जाती है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगी। बस एक साड़ी के लिए मुझे इतना रुलाओगी। मुझे दुख हुआ कि मैं अपने ससुराल में हूँ और ससुराल वालों को ही मेरी पड़ी नहीं है। बहू, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है? अरे इतना तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, जितने तूने आंसू दिखा दिए हैं। ये जो तेरे मगरमच्छ के आंसू है ना, मुझे साफ साफ दिखाई देते हैं। तूने पहले भी ये साड़ी ली थी एक बोलकर कि तुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है। मैंने तुझे 5,000 दिए थे और तू साड़ी ले आई, और अभी तू वापस यही बोल रही थी कि तुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है। तेरे पास साड़ियाँ नहीं है। बहू, तेरे पास किसी चीज की कमी है क्या, या फिर तुझे आदत ही हो गई है मांगने की? अरे इतना मत मांग कर, घर के हालात को भी समझना चाहिए। बस यही सुनना बाकी बचा था कि मेरे आंसू असली नहीं बल्कि मगरमच्छ के आंसू है।
मैं नाटक कर रही हूँ? आपके कहने का यही मतलब है ना? कोई बात नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई। मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। यही अगर आपकी बेटी रो रही होती ना, तब तो आपके दिल में दर्द होने लगता कि मेरी बेटी रो क्यों रही है। मेरी गलती है, उसे एक नहीं 100 साड़ियाँ दे दूँ। तब आपको पैसे नजर नहीं आते, तब आपको घर के हालात नजर नहीं आते। वहीं अब बहू बोल रही है तो बहू के आंसू मगरमच्छ के आंसू हो गए। वाह भाई वाह, सही है दुनिया का भी। बस कर बहू, एक ही बात को और कितना खींचेगी? तू तो इतना रोई जा रही है जैसे मैंने तुझे कितना कुछ कह दिया हो। अरे मुझे पता है कि मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। तेरी तो आदत ही बन गई है कि हर जगह मगरमच्छ के आंसू रोने वाली। देख, अगर तुझे साड़ियाँ चाहिए तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तेरे पास पहले से ही इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी है तो तुझे नई साड़ी लेने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी अगर तेरे पास नहीं है साड़ी तो मुझसे ले लेना, मेरे पास तो कितनी सारी साड़ियाँ पड़ी है। मैंने तो तुझे कभी मना नहीं किया ना, मैं अपनी कोई भी साड़ी तुझे दे दूंगी। माँ जी, अब आपको शर्म नहीं आई? अपनी नई बहू को पुरानी घिसी पिटी साड़ी पहनने के लिए बोल रही हो। कोई बात नहीं, अब आप यही चाहती हो तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। मेरी तो किस्मत में यही लिख दिया है कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे और मेरे आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू बोल दिया जाए। खैर, कोई बात नहीं। गलती हो गई भाई मुझसे, जो कुछ तुझे बोल दिया मैंने। तुझे साड़ी लेनी है तो ले, एक नहीं 1000 ले, लेकिन मेरे आगे रोना धोना मत किया कर। बाहर वाले भी सोचेंगे कि मैं तुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाती रहती हूँ। सुमन इतना बोलकर अपनी बहू को पैसे तो दे देती है और वहाँ से चली भी जाती है। लेकिन अभी सुमन को अच्छे से पता था कि उसकी बहू के मगरमच्छ के आंसू रोने वाली आदत अभी नहीं गई और वो जहाँ भी जाती मगरमच्छ के आंसू दिखाकर रोने लगती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि अपने पति राहुल से कहती है, जब से हमारी शादी हुई है तब से देख रही हूँ, ना तो आप मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर गए हो, ना ही कुछ खिलाने। अरे अपनी पत्नी के साथ ऐसे कौन करते हैं? या फिर अपनी पत्नी के अलावा बाहर किसी से कोई चक्कर चल रहा है, तब भी आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ। निधि, तुम क्या पागल हो गई हो? अरे कल ही तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह लेकर गया था। तुमने भी यही कहा था कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितना अच्छा हूँ, जो तुम बोलती हो वो करता हूँ, और अब तुम्हें वापस जाना है। अरे भाई, थोड़ा सा तो मुझे टाइम दिया करो। आज मेरी छुट्टी है, मैंने सोचा थोड़ा आराम करूँगा, लेकिन तुम तो फिर से वही रोना धोना लेकर बैठ गई हो। अरे मुझे नहीं जाना वहाँ पर जहाँ पर तुम जाने के लिए कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि मैं अगर कुछ बोल दूंगी तो आपको वो ड्रामा लगेगा। मेरा रोना आपको रोना धोना लगता है, जो कि मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। सच में सही कहते हैं लोग, पत्नी की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अगर यही मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती ना, तब तो आप मुझे रोज लेकर जाते, लेकिन नहीं, अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी को कौन पूछता है। तभी वहाँ पर सुमन आती है और सारी बात सुनने के बाद सुमन बोलती है, बस बहू, तेरा आज ना सच में बहुत हो गया है। अरे जो भी कोई तेरे लिए कितना भी कर दे, लेकिन तुझे कम ही लगता है। अब तू यहाँ अपने पति को बोल रही है। ये बेचारा ऑफिस में कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है, और घर पर आकर तेरी भी सारी बातें मानता है, लेकिन तूने इसकी नहीं सुनी। आज के बाद अगर तूने मगरमच्छ के आंसू वापस कभी दिखाए और किसी को इमोशनल ब्लैकमेल किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। फिर ये मगरमच्छ के आंसू सच के आंसू बन जाएंगे। सुमन की धमकी के बाद निधि का मुंह नहीं खुलता और वह आगे से रोना ही छोड़ देती है। हीना अपनी 4 बहुओं वंदिता, मनीषा, सलोनी, कुमुद के साथ अपने सबसे छोटे बेटे रोमन की शादी नेहा नाम की लड़की से करवाती है। नेहा एक अमीर घर से थी। नेहा जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म करती है, तभी हीना बारी बारी उसे अपनी सारी जेठानियों से मिलवा देती है और कहती है, वंदिता बहू, जा छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ा। मनीषा, कुमुद और सलोनी, तुम सब मेरे साथ चलो। जो मेहमान जा रहे हैं उनको मिठाई और शगुन देना है। जी माँ जी, चलिए। इतना कहकर वो तीनों हीना के साथ उसके पीछे चल देती है और वंदिता नेहा को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ सुहाग रात की सेज सजी थी। तभी वंदिता बोलती है, देखो नेहा, ज्यादा तो मैं कहती नहीं, बस इतना कहती हूँ
कि तुम भी अमीर घर से हो और मैं भी अमीर घर से हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ तो घर में मेरा पूरा दबदबा है और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी बाकी की 3 गरीब जेठानियों की मीठी सी बातों में मत आ जाना, समझी? अपनी अमीरी की फुल पावर रखना, बाकी तो तुम समझदार हो। इतना कहकर वंदिता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में कमरे में रोमन आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद हिना नेहा की मुंह दिखाई की रस्म रखती है, जिसमें आसपास की सभी औरतें और नेहा की सब जेठानियां नेहा के लिए तोहफा लाती हैं। तभी मनीषा, सलोनी और कुमुद तीनों एक सोने का हार और कुछ कपड़े नेहा को देते हुए कहती हैं। नेहा, ये हम तीनों की तरफ से तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ नेहा, और ये कपड़े हमारे मायके वाले ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो आज रस्म के लिए नहीं आ सके तो आशीर्वाद के तौर पर ये सब भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, सब बहुत सुंदर है। नेहा इतना बोल ही रही थी कि तभी वंदिता हीरो का हार देती हुए नेहा से कहती है, अरे ये क्या मेरी गरीब देवरानियों, तीनों मिलकर अपनी छोटी देवरानी को सस्ता सा हार दे रही हो और ये सूती साड़ियाँ दे रही हो। देखो, इसे कहते हैं तोहफा, हीरो का हार। आखिर 4 जेठानियों की इकलौती देवरानी है, इतना तो देना बनता था। दीदी, हार सोने का हो या हीरे का, देने वाले का दिल साफ और सच्चा होना चाहिए। हाँ वंदिता दीदी, जितना हम दे सकते थे हम तीनों ने उतना दिया, और जो आप दे सकती थी आपने वो दिया। बेहतर यही होगा दीदी कि आप अपने अमीरी गरीबी के पाठ को यहीं बंद कर दो। नेहा, अगर हमारे दिए हुई साड़ी तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बेशक से कह दो, हमें कोई शिकायत नहीं है। दीदी, मेरे लिए आप सभी के लाए तोहफे बहुत अजीज हैं। मेरे लिए कोई कम या ज्यादा नहीं है। और मनीषा दीदी ने सही कहा कि तोहफा प्यार से दिया हो तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे बस दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। नेहा की बात सुनकर वंदिता का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो चुपचाप साइड में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बाकी सभी औरतें भी मुंह दिखाई की रस्म करके वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वंदिता नेहा को हमेशा ही अपनी साइड करने की कोशिश में लगी रहती। जब कभी भी नेहा अपनी गरीब 3 जेठानियों से बात कर रही होती थी, तभी वंदिता कोई ना कोई काम बताकर या तो नेहा को वहाँ से भेज देती या फिर खुद उसे वहाँ से ले जाती। एक दिन हिना अपनी 5 बहुओं को बुला कर कहती है, बेटा, तुम सब हमेशा घर का काम करती रहती हो, जाओ थोड़ा घूम आओ फिर आओ। आज तुम सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी और कोई भी मुझे मना नहीं करेगा। और नेहा बहू को तो आए थोड़ा ही समय हुआ है, उसको थोड़ा घुमा लो फिरा लो। ये लो, सबके बराबर के पैसे हैं। नेहा बहू सबको दे दे। जाओ मस्त मजा करो, शाम तक आराम से आना। जी माँ जी, ठीक है। नेहा सभी को गिनकर बराबर पैसे देती है, जिसके बाद 5 बहुएं रेडी होकर मार्केट चली जाती हैं, जहां वो शॉपिंग करती हैं और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं। ऐसे ही जब वो सब वापस आ रही होती हैं, तभी मनीषा की नजर एक गोले वाले पर जाती है और वो बोलती है, अरे वो देखो, बर्फ के गोले वाला, चलो खाते हैं। चलो बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, मजा आएगा खाने में। मैं तो काला खट्टा ही खाऊंगी, मुझे वही पसंद है। चलो चलो। कभी नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब। पता नहीं कैसे कैसे रंग इस्तेमाल करते होंगे ये सब। और अगर आइसक्रीम ही खानी है तो किसी अच्छे से आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। अरे दीदी, जो मजा गोले की चुस्की लेकर खाने में है ना, वो मजा आपको किसी आइसक्रीम पार्लर में नहीं मिलेगा। तुम तीनों जितने गरीब हो, तुम्हारे शौक और पसंद उससे ज्यादा गरीब है। और हो भी क्यों ना, तुमने कभी खुले हाथों से पैसा लुटाया ही कहाँ है, जो तुम सबको पता हो कि अमीरी क्या होती है। दीदी, आपको हर बात में अमीर और गरीब का भेद करना जरूरी है क्या? हाँ दीदी, भगवान ने आपको ज्यादा दिया है तो ये आपकी किस्मत है, हमारे पास कम है और ये हमारी किस्मत है। चलो नेहा, गोला खाते हैं, फिर घर जाना है। नेहा भी मेरी तरह अमीर है, वो तुम लोगों की तरह ये सड़क छाप गोला तो बिल्कुल नहीं खाएगी। क्यों नेहा? ये गलत है दीदी, मुझे हर चीज का मजा लेना बहुत पसंद है। मुझे 5 स्टार होटल का भी खाना पसंद है और रोड साइड फूड भी पसंद है। और शायद आपको पता नहीं, पर मुझे गोला खाना बहुत पसंद है, और इतना पसंद है कि मैं एक साथ 2 गोले खा सकती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप भी खाकर देखो, मजा ना आए तो बता देना। नेहा और बाकी सबकी बातें सुनकर
वंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है सबसे छोटी लेकिन जुबान इसकी सबसे लंबी है। यहाँ मैं इसे अपने रंग में ढालने में लगी हूँ, पर ये है कि मेरी इन सस्ते गरीब देवरानियों के पीछे पड़ी हुई है। कोई नहीं, इन चारों की अकल ठिकाने न लगा दी ना तो मेरा नाम भी वंदिता नहीं। जहाँ वंदिता अपने मन ही मन में साजिशें रच रही थी, वहीं सभी आराम से गोली खाने का मजा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी घर आ जाते हैं, जहाँ हीना सबके लिए खाना रेडी करके उनका वेट कर रही थी। जिसके बाद सभी फ्रेश होकर एक साथ खाना खाने बैठते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नेहा का बाकी सब के साथ घुलना मिलना बढ़ता जाता है। पर वंदिता ये सब देख देख कर जरा भी खुश नहीं थी। वो हर वक्त नेहा के कान भरने और उसे अमीरी का पाठ पढ़ाने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन मनीषा हाथों में एक साड़ी लिए हुए नेहा के पास आकर कहती है, नेहा सुनो, ये साड़ी देखो, तुम्हें पसंद है क्या? जी हाँ जी दीदी, ये तो बहुत प्यारी है। तो फिर ठीक है, इसे तुम रख लो। मैंने इसे बस एक बार पहना है, वो भी बस 1 घंटे के लिए। मनीषा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ वंदिता आती है और बोलती है, देखो देखो जेठानियों का प्यार, अगर नई साड़ी नहीं दे सकी तो अपनी उतरन ही दे दी। अरे खुद को महान साबित करने में क्यों लगी हो? जब तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम नेहा को एक नई साड़ी दे सको तो पुरानी भी क्यों दी? अच्छा सच में? साड़ी तो आप ला दोगी, पर जो प्यार और अपनापन मनीषा दीदी के दिल में है वो कहाँ से खरीद कर लाओगी, ये भी बता दो। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और हर बात का ख्याल रखती है। और एक आप है जो बस अमीर गरीब का पाठ पढ़ाती है मुझे। अरे मैं भी अमीर घर से आई हूँ, पर कभी ऐसे पैसे का घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे साथ मिलकर रहना सिखाया, रिश्तों में फूट डालना नहीं। पास में खड़ी कुमुद और सलोनी के चेहरे पर नेहा की बात सुनकर मुस्कान आ जाती है, पर वंदिता का सर शर्म से झुक जाता है। तभी हीना आती है और सारी बात जानने पर वो भी नेहा को ही शाबाशी देती है और आखिरकार वंदिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। बाकी सभी वंदिता को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वंदिता सभी के साथ मिलकर रहने लगती है और उसके दिल से अमीरी और गरीबी का भेदभाव हट जाता है।